कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत मोटिवेटेड होकर कुछ स्टार्ट करते हैं, नई हैबिट, नया गोल या कोई स्किल सीखना, लेकिन कुछ दिनों बाद ही कंसिस्टेंसी टूट जाती है। शुरू में एनर्जी हाई होती है, प्लान्स भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब फेड हो जाता है। फिर आप खुद से कहते हैं, यार मुझ में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की नहीं होती, असली प्रॉब्लम होती है क्लैरिटी की कमी। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तो एफर्ट अपने आप बिखर जाता है। सोचिए, अगर आपको कहीं जाना है लेकिन डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कभी इधर जाएंगे, कभी उधर, कभी रुक जाएंगे, कभी रास्ता बदल देंगे। यही हमारे लाइफ गोल्स के साथ भी होता है। हम कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे फिट होना है, लेकिन ये सब वेग गोल्स हैं। इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, कोई क्लियर एंड पॉइंट नहीं है। और जब माइंड को क्लियर पिक्चर नहीं मिलती तो वो कंफ्यूज्ड रहता है। कंफ्यूज्ड माइंड कभी कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले सकता। हमारा ब्रेन क्लैरिटी पर काम करता है, उसे डायरेक्शन चाहिए, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस चाहिए। जैसे अगर आप खुद से कहें मुझे पढ़ाई करनी है, तो माइंड पूछता है क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस टॉपिक पर फोकस करना है। जब ये आंसर्स नहीं मिलते तो ब्रेन ईजीएस्ट ऑप्शन चूज करता है, डिस्ट्रैक्शन। इसलिए आप मोबाइल उठा लेते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं या बस टाइम पास करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप लेजी हैं, लेकिन असल में आप अनक्लियर हैं। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ गोल जानना नहीं है, बल्कि उस गोल को इतनी डिटेल में समझना है कि आपको हर स्टेप दिखने लगे। जैसे मुझे फिट होना है, ये एक वेग स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप कहें मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलोग्राम वेट लूज करना है, इसके लिए मुझे रोज 30 मिनट वर्कआउट करना है और जंक फूड अवॉइड करना है, अब ये क्लैरिटी है। अब आपका ब्रेन समझता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। जब एक्शन क्लियर होता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप बिल्ड होने लगती है। बहुत बार हम इसलिए भी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों के गोल्स को अपना गोल बना लेते हैं। आपने किसी को इंस्टाग्राम पर देखा, यूट्यूब पर देखा और लगा कि मुझे भी यही करना है, लेकिन अंदर से आप कनेक्टेड नहीं होते उस गोल से, इसलिए कुछ दिनों बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्लैरिटी सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की भी होनी चाहिए। आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर वाई क्लियर नहीं है तो हाउ कभी स्ट्रांग नहीं रहेगा। इमेजिन कीजिए कि 2 लोग जिम जाते हैं, एक बस इसलिए जा रहा है क्योंकि सब जा रहे हैं और दूसरा इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे जेन्युइनली अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है और वो खुद को एनर्जेटिक फील करना चाहता है। दोनों का एक्शन सेम है, लेकिन क्लैरिटी अलग है। कुछ दिनों बाद पहला इंसान जिम छोड़ देगा जबकि दूसरा कंसिस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लियर रीजन है, क्लियर विजन है। क्लैरिटी की कमी का एक और बड़ा इफेक्ट ये होता है कि हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तो हम हर चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ये करूं या वो करूं, आज से स्टार्ट करूं या कल से, ये सही है या नहीं। और इसी कंफ्यूजन में हम एक्शन ही नहीं लेते। धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि हम डिसीजन लेने में वीक हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम है कि हमारे पास क्लियर फ्रेमवर्क ही नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज कुछ करना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है सही चीज को बार बार करना। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि सही चीज क्या है तो आप कंसिस्टेंसी किस चीज में लाएंगे। यही रीजन है कि बहुत लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। वो पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है इसलिए उनका एफर्ट कहीं पहुंचता ही नहीं। जब क्लैरिटी आती है तो चीजें सिंपल हो जाती हैं। आपको हर दिन डिसीजन नहीं लेना पड़ता। आपका माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है कि आपको क्या करना है। जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको रोज सुबह 7 बजे उठकर 30 मिनट पढ़ना है, तो अब आपको हर दिन ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पढ़ना है या नहीं। डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। यही क्लैरिटी की पावर है। ये डिसीजन फैटिग को खत्म कर देती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लैरिटी कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तो आप अपने एक्शंस में ज्यादा श्योर होते हैं। आपको दूसरों की ओपिनियन से फर्क कम पड़ता है। लेकिन जब क्लैरिटी नहीं होती तो आप हर किसी की बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है, आप डायरेक्शन बदल देते हैं। कोई दूसरा कुछ कहता है, आप फिर से बदल जाते हैं। इस तरह आप कभी स्टेबल नहीं हो पाते। क्लैरिटी का सीधा कनेक्शन फोकस से भी है। जब गोल क्लियर होता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली इरेलीवेंट चीजों को इग्नोर करने लगता है। लेकिन जब गोल वेग होता है तो हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है।
आप हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं, हर ट्रेंड को फॉलो करते हैं और अंत में कहीं भी मास्टरी अचीव नहीं कर पाते। फोकस तभी आता है जब आपको पता हो कि आपको क्या नहीं करना है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आएगी, और ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इनिशियल क्लैरिटी के बिना आप एक्शन शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आपको कम से कम इतना क्लियर होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या है। आपको पूरी जर्नी का मैप नहीं चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जैसे अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आपको पूरा रास्ता याद नहीं होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, ब्रेक और एक्सेलरेटर कैसे यूज करना है। क्लैरिटी डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गोल्स को लिखना चाहिए। जब तक चीजें माइंड में रहती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें पेपर पर लिखते हैं वो कॉन्क्रीट बन जाती हैं। फिर आपको उन्हें ब्रेक करना चाहिए छोटे छोटे स्टेप्स में। बड़ा गोल हमेशा डराता है, लेकिन छोटे स्टेप्स मैनेजेबल लगते हैं, और जब स्टेप्स क्लियर होते हैं तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। इसके साथ ही आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि क्लैरिटी होने के बाद भी अगर एनवायरनमेंट गलत है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका फोन हमेशा आपके पास है, नोटिफिकेशंस ऑन है, तो आपका फोकस बार बार टूटेगा। इसलिए क्लैरिटी के साथ साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन तभी काम करता है जब डायरेक्शन क्लियर हो। धीरे धीरे जब आप क्लियर गोल्स के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखाई देने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए हैं। अब आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता, चीजें नेचुरली फ्लो होने लगती हैं, क्योंकि अब आपका माइंड कंफ्यूज नहीं है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। अंत में बात बहुत सिंपल है, कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है, ये क्लैरिटी का रिजल्ट है। जब डायरेक्शन क्लियर होता है तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। जब एक्शन क्लियर होता है तो हैबिट बनती है, और जब हैबिट बनती है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। पहले ये चेक कीजिए कि आपका गोल कितना क्लियर है, क्योंकि जहां क्लैरिटी होती है वहां कंफ्यूजन नहीं होता, और जहां कंफ्यूजन नहीं होता वहां कंसिस्टेंसी अपने आप जन्म लेती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हैं, जैसे जिम जाना, डेली पढ़ाई करना या कोई न्यू स्किल सीखना, तो शुरुआत में आपका माइंडसेट क्या होता है? आप सोचते हैं कि अब मैं परफेक्ट तरीके से करूंगा, अब कोई गलती नहीं होगी, अब रोज 3 से 4 घंटे काम करूंगा। उस समय मोटिवेशन इतनी हाई होती है कि आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आप अनअवेयरली अपने लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर लेते हैं। शुरुआत में परफेक्शन का आइडिया बहुत अट्रैक्टिव लगता है। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट स्टार्ट करेंगे तो जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे और हम दूसरों से आगे निकल जाएंगे, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जब आप शुरुआत में ही 100% परफेक्शन चाहते हैं तो आप खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, और ये प्रेशर कुछ दिन तक तो चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। आप थक जाते हैं, इंटरेस्ट कम होने लगता है, और फिर एक दिन आप कंप्लीटली क्विट कर देते हैं। असल में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप कैपेबल नहीं हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने एक्सपेक्टेशंस गलत सेट की हैं। आपने अपने माइंड को ये बिलीव करा दिया कि आपको शुरुआत से ही परफेक्ट होना है, लेकिन कोई भी इंसान शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। हर स्किल, हर हैबिट, हर सक्सेस जर्नी एक इम्परफेक्ट स्टार्ट से ही शुरू होती है। लेकिन क्योंकि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट नहीं करते। सोचिए, अगर कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है और वो ये एक्सपेक्ट करे कि वो पहले दिन ही बिना गिरे परफेक्टली बैलेंस कर लेगा, तो क्या होगा? वो 1-2 बार गिरेगा और फिर कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन असल में साइकिल चलाना सीखने के लिए गिरना जरूरी है। उसी तरह लाइफ में भी प्रोग्रेस करने के लिए मिस्टेक्स जरूरी हैं। लेकिन जब आप परफेक्शन चाहते हैं तो आप मिस्टेक्स से डरने लगते हैं, और यही डर आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये आपको प्रोसेस से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले ताकि आपको लगे कि आप सही कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट डिले होता है, विच इज नेचुरल, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपका एफर्ट वेस्ट जा रहा है, और फिर आप धीरे धीरे गिव अप कर देते हैं। कंसिस्टेंसी का रूल बहुत सिंपल है, स्लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस। लेकिन हमारा माइंड
इस सिंपल रूल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसे तुरंत रिजल्ट चाहिए। इसलिए जब उसे वो नहीं मिलता तो वो इंटरेस्ट खो देता है। यही रीजन है कि बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इमेजिन कीजिए कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको रोज 3 घंटे पढ़ाई करनी है। पहले दिन आप समहाउ मैनेज कर लेते हैं, दूसरे दिन भी कर लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन आप थक जाते हैं, चौथे दिन आप स्किप कर देते हैं और फिर गिल्ट फील होता है। फिर आप सोचते हैं अब तो फ्लो टूट गया, अब क्या फायदा, और आप पूरी हैबिट छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट की होती, जैसे रोज 30 मिनट्स पढ़ना, तो शायद आप महीनों तक कंसिस्टेंट रह पाते। यही डिफरेंस है अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको शॉर्ट टर्म में मोटिवेटेड करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस शायद शुरुआत में एक्साइटिंग ना लगें लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देते हैं, और आखिर में वही जीतता है जो लंबे समय तक टिकता है, ना कि वो जो शुरुआत में सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डैमेज करती हैं। जब आप बार बार हाई गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव नहीं कर पाते तो धीरे धीरे आपका माइंड ये मानने लगता है कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं फेलियर हूं। जबकि सच ये होता है कि प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके एक्सपेक्टेशंस में थी। आपने खुद के लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लिया था जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। सोशल मीडिया भी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, उनके रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन उनके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते। हमें लगता है कि उन्होंने ओवरनाइट सक्सेस अचीव कर ली और फिर हम खुद से भी वही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे सालों की स्लो, बोरिंग और कंसिस्टेंट मेहनत होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं तो आप प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। अब आप जानते हैं कि कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन एवरेज होंगे और कुछ दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होंगे, और ये सब नॉर्मल है। यही एक्सेप्टेंस आपको मेंटली रिलैक्स्ड बनाती है और यही रिलैक्सेशन आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहने में मदद करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन 100% दें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ करें, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप कुछ करते रहते हैं तो मोमेंटम बना रहता है, और मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाती रहती है। भले ही प्रोग्रेस स्लो क्यों ना हो, आपको ये समझना होगा कि ग्रोथ एक लिनियर प्रोसेस नहीं है। कभी प्रोग्रेस फास्ट होगी, कभी स्लो होगी, और कभी आपको लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप लगे रहते हैं तो इवेंचुअली रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, और पेशेंस तभी आता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती हैं। अगर आप सच में कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना होगा। आपको खुद को ये परमिशन देनी होगी कि आप इम्परफेक्ट हो सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं, आप कभी कभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से क्विट नहीं करेंगे। यही माइंडसेट आपको स्ट्रांग बनाता है। धीरे धीरे जब आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रही है। अब आप खुद को फोर्स नहीं कर रहे, बल्कि नेचुरली काम कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर परफेक्शन का प्रेशर नहीं है। अब आप सिर्फ प्रोग्रेस पर फोकस कर रहे हैं, और यही रियल ग्रोथ है। अंत में बात बहुत सीधी है, परफेक्शन एक इल्यूजन है, लेकिन प्रोग्रेस रियलिटी है। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो आप बार बार फ्रस्ट्रेटेड होंगे, लेकिन अगर आप प्रोग्रेस पर फोकस करेंगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और वही स्लो प्रोग्रेस एक दिन मैसिव रिजल्ट्स में बदल जाती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नई शुरुआत करें तो खुद से ये मत कहिए कि मुझे परफेक्ट बनना है, बल्कि ये कहिए कि मुझे बस बेटर बनना है, थोड़ा थोड़ा हर दिन। क्योंकि कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट यही है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस रुकना मत। आप कुछ करना चाहते हैं, शायद कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, यूट्यूब चैनल बनाना, जिम ज्वाइन करना या पढ़ाई सीरियसली शुरू करना, लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते। आप प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और जब आप खुद से पूछते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे, तो अंदर से एक ही आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो। यही एक सिंपल सा सवाल धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाता है कि वो आपके पूरे एक्शन को रोक देता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आपको बिजी तो रखती है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनने देती।
आप सोचते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा तरीका बेस्ट होगा, लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट कैसा आएगा। और इन सब सोचों के बीच एक चीज मिसिंग होती है, एक्शन। आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल में आप डिले कर रहे होते हैं। फियर ऑफ फेलियर इस ओवर थिंकिंग को और डेंजरस बना देता है। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनारियोस इमेजिन करने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो, अगर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो। और ये सारे सवाल आपको इतना डराते हैं कि आप सेफ जोन में रहना चूज कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि शुरू ही नहीं करूंगा तो फेल भी नहीं होऊंगा। लेकिन सच ये है कि ये भी एक तरह का फेलियर ही है, एक्शन न लेना। हमारा ब्रेन नेचुरली रिस्क अवॉइड करना चाहता है। उसे कंफर्ट पसंद है, सर्टेनिटी पसंद है। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी में होती है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो फेल होने का चांस होता है, लेकिन सीखने का चांस भी होता है। लेकिन ओवर थिंकिंग आपको सिर्फ रिस्क दिखाती है, रिवॉर्ड नहीं दिखाती। इसलिए आप बार बार रुक जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन आप पानी में उतरने से पहले ही ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं डूब गया तो, अगर मैं बैलेंस नहीं बना पाया तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। स्विमिंग सीखने का एक ही तरीका है, पानी में उतरना, चाहे शुरुआत में डर लगे। उसी तरह लाइफ में भी एक्शन लेना जरूरी है, चाहे आपको डर क्यों ना लगे। ओवरथिंकिंग का एक और हिडन इफेक्ट ये है कि ये आपको परफेक्शन के ट्रैप में फंसा देती है। आप सोचते हैं कि मैं तब शुरू करूंगा जब सब परफेक्ट होगा, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट स्किल्स। लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। और इसी वेटिंग में आप सालों बिता देते हैं। आपको लगता है कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे होते हैं। कंसिस्टेंसी का सीधा कनेक्शन एक्शन से है, ना कि थिंकिंग से। आप कितना भी सोच लें, कितना भी प्लान बना लें, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप छोटा सा एक्शन लेते हैं, चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। एक्शन क्लैरिटी लाता है, कॉन्फिडेंस लाता है और धीरे धीरे फियर को कम करता है। जब आप बार बार फेल होने के बारे में सोचते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है। हर फेलियर आपको कुछ सिखाता है। लेकिन जब आप डर के कारण कोशिश ही नहीं करते तो आप सीखने का मौका भी खो देते हैं, और बिना सीखे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। बहुत बार हम फेलियर को गलत तरीके से डिफाइन करते हैं। हमें लगता है कि अगर रिजल्ट परफेक्ट नहीं आया तो हम फेल हो गए। लेकिन असल में फेलियर तब होता है जब आप कोशिश ही नहीं करते। अगर आपने कोशिश की, कुछ सीखा और थोड़ा भी इंप्रूव हुए तो वो फेलियर नहीं है, वो प्रोग्रेस है। लेकिन ओवर थिंकिंग इस सिंपल ट्रूथ को समझने नहीं देती। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ज्यादा आप ओवरथिंक करते हैं, उतना ही ज्यादा आपका फियर बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका माइंड बार बार नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को रिपीट करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, ये फियर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब आप रियलिटी में आ जाते हैं, इमेजिनेशन में नहीं रहते। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैं स्टेज पर जाऊंगा तो गलती कर दूंगा, लोग हंसेंगे, तो आपका डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, जैसे दोस्तों के सामने बोलना, फिर छोटे ग्रुप में बोलना, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही एक्शन की पावर है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपको हर बार परफेक्ट परफॉर्म नहीं करना है, आपको बस बार बार अपीयर होना है। चाहे आप 100% दें या 50%, इंपॉर्टेंट ये है कि आप रुके नहीं, क्योंकि जब आप लगातार एक्शन लेते हैं तो इंप्रूवमेंट अपने आप आता है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का एक सिंपल तरीका है, एक्शन को छोटा कर देना। जब आप किसी बड़े काम के बारे में सोचते हैं तो वो ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर दें तो वो मैनेजेबल हो जाता है। जैसे अगर आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो सोचने के बजाय बस ये डिसाइड करें कि मैं सिर्फ 10 मिनट्स पढ़ूंगा। और जब आप शुरू कर देते हैं तो अक्सर आप उससे ज्यादा कर लेते हैं। फियर ऑफ फेलियर को कंप्लीटली खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करना पॉसिबल है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि डर लगेगा, लेकिन फिर भी आपको करना है। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। धीरे धीरे जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका ओवर थिंकिंग कम हो रहा है। अब आप हर चीज को लेकर इतना एनालाइज नहीं कर रहे, बल्कि डायरेक्टली एक्शन ले रहे हैं। और यही हैबिट आपको कंसिस्टेंट बनाती है।
एक और पावरफुल रियलाइजेशन ये है कि लोग उतना नोटिस नहीं करते जितना आप सोचते हैं। हम अक्सर ये सोचकर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन रियलिटी में लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर कोई कुछ कह भी देता है तो वो टेम्परेरी होता है। लेकिन अगर आप डर के कारण अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लेते तो उसका रिग्रेट परमानेंट होता है। अंत में बात बहुत सिंपल है। ओवरथिंकिंग आपको सेफ फील कराती है लेकिन स्टक रखती है, और एक्शन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है लेकिन आगे बढ़ाता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कंफर्ट चाहिए या ग्रोथ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। इसलिए अगली बार जब आपके माइंड में यह सवाल आए, अगर फेल हो गया तो खुद से एक और सवाल पूछिए, अगर ट्राई ही नहीं किया तो? क्योंकि फेलियर से आप सीख सकते हैं लेकिन रिग्रेट से कुछ नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी का रास्ता परफेक्ट सोच से नहीं, इम्परफेक्ट एक्शन से बनता है। बस शुरू कीजिए, छोटा शुरू कीजिए, डर के साथ शुरू कीजिए, लेकिन रुकिए मत। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, फिट भी होना है, पढ़ाई में टॉप भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, नई स्किल्स भी सीखनी है, कंटेंट क्रिएशन भी शुरू करना है और साथ में सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, एम्बिशियस भी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप ये सब एक साथ करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ बिखरने लगता है। ना कोई हैबिट प्रॉपरली बनती है, ना कोई गोल अचीव होता है, और अंत में आप फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचते हैं, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। असल में इशू आपकी कैपेबिलिटी का नहीं है, इशू है कि आपने अपने ऊपर एक साथ बहुत ज्यादा लोड पर डाल दिया है। हमारा माइंड अनलिमिटेड चीजों को हैंडल करने के लिए नहीं बना है। उसे फोकस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। लेकिन जब आप उसे एक साथ 5 से 6 गोल्स दे देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, और जब प्रायोरिटी क्लियर नहीं होती तो एक्शन भी स्कैटर्ड हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक साथ 5 अलग अलग जगहों पर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप किसी भी जगह पहुंच पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी हर डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। यही चीज गोल्स के साथ भी होती है। जब आप एक साथ बहुत सारे गोल्स पर काम करते हैं तो आपकी एनर्जी, टाइम और फोकस सब डिवाइड हो जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा करते हैं लेकिन किसी में भी डीप प्रोग्रेस नहीं कर पाते। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग उन्हें फास्ट प्रोग्रेस देगा, लेकिन रियलिटी में मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आपका ब्रेन बार बार रीसेट होता है। इससे आपका फोकस टूटता है और काम में क्वालिटी भी गिरती है। आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन एक्चुअल में आप प्रोडक्टिव नहीं होते। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी जरूरत होती है रेपिटेशन। आपको एक ही चीज को बार बार करना पड़ता है, तभी उसमें इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन जब आप बार बार गोल चेंज करते रहते हैं या अलग अलग चीजों पर जंप करते रहते हैं तो ये रेपिटेशन ब्रेक हो जाती है, और बिना रेपिटेशन के कोई भी स्किल डेवलप नहीं होती, कोई भी हैबिट स्ट्रांग नहीं बनती। एक कॉमन पैटर्न ये होता है कि लोग मंडे को डिसाइड करते हैं, अब मैं रोज जिम जाऊंगा, रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, रोज मेडिटेशन करूंगा और साथ में एक न्यू स्किल भी सीखूंगा। पहले 2 से 3 दिन वो समहाउ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे एक एक करके सब हैबिट्स छूटने लगती हैं, क्योंकि इतना सब एक साथ मेंटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और जब सब कुछ टूट जाता है तो गिल्ट फील होता है और फिर वो कंप्लीटली क्विट कर देते हैं। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेजी हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपने अनरियलिस्टिक नंबर ऑफ गोल्स सेट कर लिए हैं। आपने अपने माइंड को ओवरलोड कर दिया है, और ओवरलोडेड सिस्टम कभी स्टेबल नहीं रह सकता। जैसे अगर आप एक कंप्यूटर में बहुत सारे हैवी ऐप्स एक साथ चला दें तो वो हैंग होने लगता है, उसी तरह आपका माइंड भी हैंग हो जाता है जब आप उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। 1 गोल एट अ टाइम, ये रूल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है। जब आप सिर्फ एक गोल पर फोकस करते हैं तो आपकी सारी एनर्जी उसी डायरेक्शन में लगती है। आपका माइंड क्लियर रहता है, आपका फोकस स्ट्रांग रहता है और आप डीप वर्क कर पाते हैं। इससे आपकी प्रोग्रेस फास्ट भी होती है और स्टेबल भी। जब आप एक गोल चूज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उन्हें टेम्पोररीली होल्ड पर रख रहे हैं ताकि आप एक चीज को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकें। क्योंकि अगर आप हर चीज को हाफ हाफ करके करेंगे तो कोई भी चीज पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक एक करके गोल्स अचीव करेंगे तो
धीरे धीरे आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एक गोल पर कंसिस्टेंट रहते हैं और उसमें प्रोग्रेस देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और यही कॉन्फिडेंस आपको अगले गोल में भी मदद करता है। लेकिन जब आप बहुत सारे गोल्स लेकर फेल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आपको लगता है कि मैं कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाता, जबकि असल में प्रॉब्लम अप्रोच में थी, आप में नहीं। फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं अभी सिर्फ इस गोल पर काम करूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली बाकी डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। यही रियल फोकस है। कंसिस्टेंसी एक मसल की तरह है। इसे डेवलप करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप हर दिन अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये मसल स्ट्रांग नहीं होगी। आपको एक ही पैटर्न को रिपीट करना होगा, तभी ये मजबूत बनेगी। और यही रिपीटिशन तब पॉसिबल होती है जब आपके गोल्स लिमिटेड और क्लियर होते हैं। बहुत बार हम फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के कारण भी बहुत सारे गोल्स ले लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ ट्राई नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा अचीव करते हैं वो सब कुछ नहीं करते, बल्कि वो कुछ चीजों पर डीपली फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी प्रायोरिटी क्या है और वो उसी पर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। जब आप अपने गोल्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपकी लाइफ भी सिंपल हो जाती है। अब आपको हर दिन ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि क्या करना है। आपका माइंड ऑलरेडी क्लियर होता है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आप ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। और जब माइंड रिलैक्स्ड होता है तो कंसिस्टेंसी नेचुरली आती है। अगर आप सच में चेंज चाहते हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक टाइम पर सब कुछ नहीं कर सकते। आपको चूज करना होगा, और ये चॉइस ही आपकी डायरेक्शन तय करेगी। क्योंकि लाइफ में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो फोकस कर पाते हैं, ना कि उन लोगों को जो हर चीज ट्राई करते रहते हैं। धीरे धीरे जब आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रही है। अब आप चीजों को स्टार्ट करके छोड़ नहीं रहे, बल्कि फिनिश कर रहे हैं, और फिनिश करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अंत में बात बहुत सिंपल है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है और लिमिटेड फोकस है। अगर आप इसे हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न भी थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे एक जगह डीपली इन्वेस्ट करेंगे तो रिजल्ट पावरफुल होगा। इसलिए अगली बार जब आप बहुत सारे गोल सेट करने लगें तो खुद को रोकिए और सोचिए, क्या ये सब एक साथ पॉसिबल है? और फिर एक गोल चूज कीजिए, उस पर कमिट कीजिए, और बाकी सब चीजों को टेम्पोरेरीली साइड में रख दीजिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट यही है। कम करो, लेकिन सही चीज पर बार बार करो। वन गोल, फुल फोकस, डीप कंसिस्टेंसी, और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। कुछ जगहों पर आप बहुत प्रोडक्टिव फील करते हैं और कुछ जगहों पर बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। जैसे कभी लाइब्रेरी में बैठकर आप घंटों फोकस कर लेते हैं, लेकिन घर पर आते ही 10 मिनट भी पढ़ना मुश्किल लगने लगता है। या फिर जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने गोल्स के बारे में सीरियसली सोचते हैं, लेकिन जैसे ही दोस्तों के साथ बैठते हैं सारी प्लानिंग हवा हो जाती है। यही है एनवायरनमेंट का असर, जो साइलेंटली आपकी कंसिस्टेंसी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ विल पावर से आती है। हम खुद को ब्लेम करते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मेरे अंदर डेडिकेशन नहीं है। लेकिन सच ये है कि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो स्ट्रांग विल पावर भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सोचिए, अगर आपके सामने हमेशा आपका फोन पड़ा है, नोटिफिकेशंस बार बार आ रहे हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एक क्लिक दूर है, तो क्या आप लॉन्ग टाइम तक फोकस किए रह पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन नेचुरली इजी डोपामिन की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो डिफिकल्ट काम जैसे पढ़ाई या काम छोड़कर इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागता है। और जब एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस आसानी से अवेलेबल होते हैं तो आपका माइंड बार बार उसी तरफ खींचता है। एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि ये आपकी डिफॉल्ट बिहेवियर को डिफाइन करता है। यानी अगर आप कॉन्शियसली कुछ डिसाइड नहीं भी करते तो भी आपका एनवायरनमेंट आपको कुछ ना कुछ करने के लिए पुश करता है। अगर आपके रूम में बुक्स रखी हैं
तो चांसेस हैं कि आप कभी ना कभी उन्हें खोलेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास सिर्फ मोबाइल, टीवी और गेमिंग सेटअप है तो आप ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में टाइम स्पेंड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, इसका मतलब ये है कि आपका एनवायरनमेंट स्ट्रांग है। और यही रीज़न है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा स्ट्रगल के कंसिस्टेंट रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। फ़र्क बस एनवायरनमेंट का होता है। अब बात करते हैं लोगों की, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल चीज़ों से नहीं बनता बल्कि लोगों से भी बनता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं या नेगेटिव सोच रखते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, उनका बिहेवियर आप पर असर डालता है। इसे कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। इमेजिन कीजिए कि आपके दोस्त रोज लेट नाइट तक टाइम पास करते हैं, सुबह देर से उठते हैं और गोल्स को सीरियसली नहीं लेते। अगर आप उनके साथ रोज टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके लिए डिसिप्लिन्ड रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपको पुल कर रहा है एक अलग डायरेक्शन में। इसके ऑपोजिट, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो फोकस्ड हैं, मेहनत करते हैं और अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड फील करेंगे। आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एनवायरनमेंट ही आपको पुश करेगा। नॉइज भी एक बड़ा फैक्टर है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके आसपास हमेशा शोर है, टीवी की आवाज, लोगों की बातें, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, तो आपका माइंड डीपली फोकस नहीं कर पाएगा। आपका अटेंशन बार बार ब्रेक होगा और कंसिस्टेंसी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। डीप वर्क के लिए शांत एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। अब सोचिए, अगर आपका पूरा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, फोन पास में है, लोग नेगेटिव हैं, नॉइज ज्यादा है, तो आप चाहे कितनी भी स्ट्रांग इंटेंशन लेकर बैठें, कुछ टाइम बाद आप टूट जाएंगे और फिर आप खुद को ब्लेम करेंगे कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन असल में प्रॉब्लम आपकी नहीं, आपके एनवायरनमेंट की है। कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए सबसे स्मार्ट अप्रोच ये नहीं है कि आप खुद को फोर्स करें, बल्कि ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करें। क्योंकि जब एनवायरनमेंट सही होता है तो सही बिहेवियर ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने स्टडी एरिया को क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। फोन को दूर रखें, अननेसेसरी ऐप्स डिलीट करें, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़ा फर्क डालते हैं, क्योंकि अब आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप हेल्थी हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं तो अनहेल्थी चीज़ों को अपने आसपास से हटाइए। अगर जंक फूड सामने रखा होगा तो उसे अवॉइड करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो घर में होगा ही नहीं तो टेम्पटेशन भी कम होगा। यही प्रिंसिपल हर हैबिट पर अप्लाई होता है। पीपल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आप किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ की डायरेक्शन काफ़ी हद तक आपके आसपास के लोगों से तय होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।